लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th की साइंस बुक का चैप्टर 1, जिसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। यह इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है, जिसमें हम पढ़ेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आप ये लेक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए बेनिफिशियल होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहली है यहाँ पे चेंज इन स्टेट। रिएक्शन के दौरान क्या होगा? स्टेट चेंज हो जाएगा। चेंज इन कलर, सब्सटेंस का कलर भी चेंज हो सकता है। एवोल्यूशन ऑफ गैस, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस में क्या होगा? गैस रिलीज होगी। फोर्थ, चेंज इन टेम्परेचर, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस ऐसी होगी जहाँ पे टेम्परेचर चेंज होगा, या तो टेम्परेचर बढ़ सकता है या तो कम होगा। फिफ्थ, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, मतलब कुछ केमिकल रिएक्शंस में कंप्लीट होने के बाद प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा। ये पांचों को अभी हम बिल्कुल डिटेल में देखते हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। एक पॉइंट और दिया हुआ है यहाँ पे, एनी वन ऑफ दिस कैरेक्टरिस्टिक्स शोज वेदर अ केमिकल रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नॉट, मतलब ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हमें बताएंगी कि केमिकल रिएक्शन हो गई है या नहीं हुई है। कोई एक भी होगी तो हम बोल सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन हो गई है। ठीक, पहली है यहाँ पे चेंज इन स्टेट, तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। व्हेन हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गैस इट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ लिक्विड वाटर, मतलब हमने यहाँ पे रिएक्टेंट में क्या क्या लिया? एक तो लिया हाइड्रोजन और दूसरा लिया ऑक्सीजन। आप दोनों की स्टेट चेक कर सकते हो, दोनों कौन सी स्टेट में है? गैसियस स्टेट में है। ठीक है, और रिएक्शन होने के बाद जो हमें यहाँ पे प्रोडक्ट मिला, तो प्रोडक्ट की ज़रा आप स्टेट देखिए, लिक्विड। तो यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हमने एग्जाम्पल में लिया हुआ है, इसमें क्या हुआ? उसकी स्टेट चेंज हो गई। ठीक है, इसका डायग्राम भी आप देख सकते हैं। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स वाटर, तो हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है उसकी जो स्टेट होगी क्या होगी? गैसियस स्टेट होगी, और ये चेंज हो गई किसमें? लिक्विड में। अब साथ साथ में हम क्या करेंगे? इसको बैलेंस भी करते जाएंगे ताकि आपको अलग से प्रैक्टिस करने की ज़रूरत ना पड़े। चलिए तो अब हम इसको बैलेंस करते हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2, तो ये देखिए 2। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 2, तो ऑक्सीजन के एटम 2 लिख दिए हमने। अब हम देखते हैं प्रोडक्ट साइड में, ये है अपना कंपाउंड। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं? 2, और ऑक्सीजन का कितना एटम है? 1। देखिए तो इसमें यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ये दोनों तो इक्वल हैं। ऑक्सीजन लेफ्ट हैंड साइड में 2 है, राइट हैंड साइड में 1 है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन जो है वो अभी बैलेंस नहीं है। तो अब हमें इसको क्या करना है? इसको बैलेंस करना है। ठीक है, तो बैलेंस करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं? ये जितने भी हमको यहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दिए हैं, इनको बॉक्स में बंद करेंगे। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था यहाँ पर कि हमको बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखना। जो भी हम नंबर लिखेंगे, जिसको कि हम कोफिशिएंट बोलते हैं, वो हम बॉक्स के आगे लिखेंगे। ठीक है, बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं लिखना है, इसीलिए हमने बॉक्स को बंद कर दिया है। राइट हैंड साइड में 1 ऑक्सीजन का एटम है और लेफ्ट हैंड साइड में 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो राइट हैंड साइड है, इसमें ये जो 1 एटम दिया हुआ है, इसको हम 2 बनाएंगे। तो 2 कैसे बनाएंगे? जब हम 1 में 2 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये देखिए मैंने इसको यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया और ये 2 हो गया। ये सेम 2 को हमको इसके आगे लिखना होगा। क्यों आगे लिखना होगा? क्योंकि हमने राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन में 2 को मल्टीप्लाई किया। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम हो गए, लेकिन ऑक्सीजन के 2 एटम बनाने के चक्कर में क्या हुआ कि हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए? 4 हो गए।
2 पहले से थे, आगे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब ये टोटल मिलाकर कितने हो गए, 4 हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये यहाँ पर 4 हो गए। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। ठीक है, राइट हैंड साइड में 4 हो गए और यहाँ पर 2 है बस। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन दिया हुआ है लेफ्ट हैंड साइड में, इसके आगे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये देखिए मैंने 2 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, 4। ये हो गए कितने, 4। ठीक है, तो अब हम इसको लिख देते हैं, एक सेकेंड। ठीक, तो अब आप यहाँ पर मैच कर लीजिए, हाइड्रोजन के लेफ्ट में कितने एटम है, 4, और राइट में कितने एटम है, 4। ऑक्सीजन के लेफ्ट में कितने एटम है, 2। ऑक्सीजन के राइट में कितने एटम हो गए, 2। तो क्या ये बैलेंस हो गया, बिल्कुल ये बैलेंस हो गया है। फिर मैंने आपको बताया था कि जब ये फाइनली बैलेंस हो जाए तो हम एक बार इसका फाइनल आंसर लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, 2H2 प्लस O2 gives 2H2O लिक्विड। देखिए, तो ये बैलेंस हो गया। हम चलते हैं सेकंड नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स में, चेंज इन कलर। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन आयरन नेल इज डिप्ड इन ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, द ब्लू कलर चेंजेस इनटू ग्रीन। आप इस डायग्राम में देखेंगे कि यहाँ पर जो कॉपर सल्फेट है जिसका कलर ब्लू है, बाद में यहाँ पर जो प्रोडक्ट बन के तैयार हुआ उसमें जो सोल्यूशन दिया हुआ है उसका कलर यहाँ पर ग्रीन हो गया, क्योंकि यहाँ पर आयरन ने कॉपर को क्या किया, डिस्प्लेस कर दिया। डिस्प्लेसमेंट की वजह से यहाँ पर क्या हुआ, इसका कलर चेंज हो गया। क्यों, क्योंकि आयरन जो है यहाँ पे वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज़ कंपेयर टू कॉपर। ठीक है, तो हम इसकी एक बार रिएक्शन को देखते हैं। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। तो देखिए यहाँ पर कॉपर अकेला हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये क्या बन गया, फेरस सल्फेट। ठीक, तो साथ साथ में अब हम क्या करेंगे, इसको चेक भी कर लेते हैं ये बैलेंस है कि अनबैलेंस्ड है। तो ये देखिए, आयरन का एक एटम है 1, कॉपर का एक एटम है 1, सल्फर का एक एटम है 1, और ऑक्सीजन के 4 एटम है, तो यहाँ पे 4 लिख दिया। ऐसे ही अब हम प्रोडक्ट साइड में चेक करेंगे। आयरन के कितने एटम है, 1, सल्फर का कितना एटम है 1, कॉपर का कितना एटम है 1, और ऑक्सीजन का कितना एटम है 4। तो आप यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली देख सकते हैं कि ये पहले से ही बैलेंस्ड है। ओके, अब हम थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, एवोल्यूशन ऑफ गैस। मतलब अब यहाँ पर केमिकल रिएक्शन जब कंप्लीट होगी तो वहाँ पर गैस रिलीज होगी। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन जिंक ग्रेनुअल रिएक्ट विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड देन बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस आर प्रोड्यूस्ड। तो ये रहा आपके सामने डायग्राम। यहाँ पर हमने क्या लिया है, कोनिकल फ्लास्क लिया है, उसके अंदर ये रहे जिंक ग्रेनुअल और ये ऊपर रहा सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, ये दोनों जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो यहाँ पर गैस रिलीज होगी और वो है हाइड्रोजन गैस। ठीक, तो अब हम इसकी रिएक्शन देखते हैं। यहाँ पर ये रहा जिंक, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे और प्रोडक्ट क्या बनाएंगे, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। और मैंने एक चीज़ और बताई थी लास्ट क्लास में जब हमने एक टेबल पढ़ा था जिसमें सारे सिंबल दिए थे, तो ये रही हाइड्रोजन गैस। इसको हम लास्ट में ऐसे करके रिप्रेजेंट करते थे। चलिए, तो अब साथ साथ में हम ये भी चेक कर लेते हैं क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या अनबैलेंस्ड है। तो जिंक के कितने एटम हैं, 1, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 2, सल्फर के कितने एटम हैं, 1, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 4। तो ये हमने कहाँ का लिख लिया, रिएक्टेंट साइड का। अब हम लिखेंगे प्रोडक्ट साइड का। जिंक के कितने एटम हैं, 1, सल्फर के कितने एटम हैं, 1,
ऑक्सीजन के कितने एटम हैं? 4। और हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए? 2। ठीक है, तो देखिए 1 1 2 2 1 1 4 4, मतलब ये पहले से बैलेंस्ड है। अब हम देखते हैं 4th नंबर की कैरेक्टरिस्टिक्स, चेंज इन टेम्परेचर। ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन टेम्परेचर देयर आर 2 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो अगर हम यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर के हिसाब से देखें तो 2 टाइप की केमिकल रिएक्शंस होती हैं। फर्स्ट एक्सोथर्मिक रिएक्शन, सेकंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? मतलब यहाँ पर देखिए आपको EX वर्ड दिख रहा है, मतलब एग्जिट, मतलब यहाँ पर जो एनर्जी होगी, जो हीट होगी, वो बाहर निकलेगी। और आपको यहाँ पर एंडोथर्मिक में क्या दिख रहा है? EN, मतलब ENTRY, एंट्री, मतलब यहाँ पे हीट और जो अपना एनर्जी है वो आपको देना पड़ेगा। ठीक है, पहले से देना पड़ेगा। तो ये हैं 2 टाइप की, एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक। चलिए, तो पहला वाला जो हमारी डेफिनेशन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन, उसको देखते हैं। दोज रिएक्शंस इन विच हीट इज रिलीज्ड आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शंस जहाँ पे हीट रिलीज होती है, हीट बाहर निकलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया एक्सोथर्मिक को आप कैसे याद रखेंगे? एग्जिट से, EX। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक डायग्राम, ये एक फ्लास्क है और फ्लास्क में से हीट देखिए बाहर की तरफ निकल रही है ना। तो बाहर की तरफ अगर हीट निकलेगी तो उसको क्या बोलेंगे? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इस पूरे स्टेटमेंट में आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। ठीक है, अब एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको 4 एग्जाम्पल से समझाया है और आपको चारों के चारों अच्छे से याद कर लेने हैं समझ के। ठीक है, तो मैं 1 बाय 1 इसके एग्जाम्पल को यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा, डिस्कस करूँगा, तो आपको चारों को अच्छे से तैयार कर लेना है। पेपर में किसी ना किसी तरीके से ये ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, अब हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का फर्स्ट एग्जाम्पल। कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर टू प्रोड्यूस स्लेक्ट लाइम रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। अब इसकी वर्ड इक्वेशन भी देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। देखिए ये तो इसकी थी केमिकल इक्वेशन। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? साथ में इसको हम कॉमन नेम से भी लिख सकते हैं। तो उसके कॉमन नेम क्या हो जाएंगे? क्विक लाइम प्लस वाटर गिव्स स्लेक्ट लाइम प्लस हीट। मतलब अगर मैं आपको बोलूं कि कैल्शियम ऑक्साइड का कॉमन नेम क्या होगा तो क्विक लाइम, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कॉमन नेम क्या होगा तो स्लेक्ट लाइम। ठीक है, यहाँ पर डायग्राम को देखिए। कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा? ये जो बीकर है ये बीकर गर्म हो जाएगा। ठीक है, और हीट जो है वो बाहर की तरफ क्या होगी? रिलीज होगी। ये आया समझ में? आप यहाँ पर डायग्राम से भी आराम से समझ सकते हैं, और मैंने आपको ये बॉक्स के अंदर वर्ड इक्वेशन भी लिख दी है ताकि आपको याद करने में आसानी हो। चलिए इसकी रिएक्शन देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। अब देख लेते हैं क्या ये इक्वेशन बैलेंस है या नहीं। कैल्शियम के कितने एटम हैं? 1। ऑक्सीजन का एक एटम ये है और एक ये है, मतलब 2। हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए? 2। अब हम प्रोडक्ट में चेक करते हैं। कैल्शियम के कितने एटम हैं? 1। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, दोनों के हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ब्रैकेट है, तो ऑक्सीजन के भी 2 हैं और हाइड्रोजन के भी 2 हैं। तो आप ये चेक करिए 1 2 2 1 2 2, ये बैलेंस्ड है ऑलरेडी। ठीक, अब हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के सेकंड एग्जाम्पल को, जिसका नाम है कंबशन प्रोसेस। इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो कंबशन का मतलब क्या होता है?
किसी चीज़ को जलाना, ठीक है। अब अगर आप किसी चीज़ को जलाओगे तो किसकी प्रेजेंस की रिक्वायरमेंट है? ऑक्सीजन की। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो कंबशन नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पर देखिए पॉइंट में क्या दिया है, ऑल कंबशन प्रोसेस आर एक्सोथर्मिक, मतलब जितने भी कंबशन प्रोसेस होंगे वो क्या होंगे? एक्सोथर्मिक होंगे। मतलब अगर हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जलाते हैं तो वहाँ पर क्या होगी? हीट रिलीज होगी, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड मेरा कहने का मतलब है जिसके अंदर कार्बन आते हैं। तो इसका फर्स्ट एग्जांपल देखिए, बर्निंग ऑफ कोल। ये रहा कार्बन, इसको हमने ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या किया? जलाया। तो क्या बना इसका प्रोडक्ट? CO2। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हीट भी रिलीज हो रही है। और ऐसी इक्वेशंस में क्या होगा कि राइट हैंड साइड में आप प्लस हीट को लिखा हुआ देखेंगे, ठीक है। तो बर्निंग ऑफ कोल में हमने क्या देखा? कार्बन को हम यहाँ पे जला रहे हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पर जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या बन रहा है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में हीट क्या हो रही है? रिलीज हो रही है। एक और देखते हैं, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो फॉर्मूला हमने लिखा है इसका किसका? मीथेन का, CH4 + O2 गिव्स CO2 H2O प्लस हीट। तो यहाँ पर मैटर क्या करता है? हीट, क्योंकि हीट यहाँ पर रिलीज हो रही है बाय प्रोडक्ट के जैसे, ठीक। अच्छा, आप ऊपर वाली रिएक्शन को देख सकते हैं यहाँ पे कि ये पहले से ही बैलेंस है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए एक कार्बन का एटम है, एक कार्बन का एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, 2 ऑक्सीजन के एटम है, तो ये पहले से ही बैलेंस्ड है। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन, ठीक। तो यहाँ पर कार्बन के कितने एटम है? 1, हाइड्रोजन के कितने एटम है? 4, और ऑक्सीजन के कितने एटम है? 2, ठीक है। तो ये था हमारा रिएक्टेंट साइड। अब हम देखते हैं यहाँ पे प्रोडक्ट साइड में, कार्बन के कितने एटम है? 1, हाइड्रोजन के कितने एटम है यहाँ पे? 2, और ऑक्सीजन के 2 यहाँ पर हैं और 1 यहाँ पर है, मतलब टोटल कितने हो गए? 3। तो ये तो अभी बैलेंस नहीं है, देखिए। तो अब हम इसको क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि सारे के सारे सब्सटेंस को हमें क्या करना है? बॉक्स के अंदर बंद करना है, क्योंकि हम बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखेंगे, ठीक है। देखिए कार्बन दोनों तरफ इक्वल है, तो हम सबसे पहले हाइड्रोजन को देखते हैं, क्योंकि वो लेफ्ट में उसके 4 एटम है और राइट में उसके 2 एटम है। तो अभी हम क्या करेंगे? सबसे पहले हाइड्रोजन को इक्वल बनाते हैं। देखिए, तो अब यहाँ पर मैं हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई करूँगा और ये कितने हो गए? 4। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर मैंने हाइड्रोजन को 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पर मेरे को 2 लिखना पड़ेगा, ठीक। अब देखिए हाइड्रोजन तो बैलेंस हो गया, लेकिन जो यहाँ पर मैंने 2 लिखा है, ठीक है, तो इसके चक्कर में क्या हुआ? ये जो ऑक्सीजन है ये कितने हो गए? ये भी 2 हो गए, और पहले से यहाँ पर कितने थे? 2, मतलब ये टोटल कितने हो गए? 4। 2 ऑक्सीजन ये हैं और 2 ऑक्सीजन ये हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? ये 3 को कट करके यहाँ पर 4 लिख देंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन के अब 4 एटम हो गए हैं। अब आप देखिए, कार्बन यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है और यहाँ पर भी 4 है, लेकिन ऑक्सीजन को देखें तो लेफ्ट हैंड साइड में ये 2 हैं और राइट हैंड साइड में 4 हैं। तो अब हम क्या करेंगे? इसको 2 का हम क्या बना देंगे? 4, 2 से मल्टीप्लाई करके, और यहाँ पर भी हमको 2 लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए, इसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करके 4 बना दिया और सेम यहाँ पर 2 लिख दिया, क्योंकि हमने 2 से मल्टीप्लाई किया है ऑक्सीजन को। तो यहाँ पर भी आपको 4 एटम दिख रहे होंगे ऑक्सीजन के। अब देखिए ये बैलेंस हो गया है। कार्बन का 1 एटम लेफ्ट में है, 1 राइट में है, हाइड्रोजन का 4 एटम है, यहाँ पर भी 4 एटम है, ऑक्सीजन के 4 एटम है और ये भी 4 हैं, मतलब ये जो इक्वेशन है अब ये बैलेंस हो गई है।
चलिए तो फाइनल आंसर लिख लेते हैं, CH4 प्लस 2O2 gives CO2 plus twice of H2O प्लस हीट। अब हम देखते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल नंबर 3, जिसका नाम है रेस्पिरेशन प्रोसेस। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप लोग इसको अच्छे से समझेंगे और इसको बिल्कुल याद कर लेना है, ठीक है। तो देखिए, जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं तो वो उसका ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज के फॉर्म में, ठीक है। और जब हम ब्रीदिंग करते हैं, ठीक, तो हमें ऑक्सीजन मिलता है। तो जो हमारी बॉडी के अंदर सेल होते हैं उसके अंदर ये ग्लूकोज और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है। और वो प्रोडक्ट्स के फॉर्म में क्या बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, जिसमें ये जो अपना कार्बन डाइऑक्साइड है ये वेस्ट प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वाटर वेस्ट प्रोडक्ट होगा। लेकिन ये जो एनर्जी बना रहे हैं ये हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल है, क्योंकि हम जितना भी अपनी बॉडी का प्रोसेस करते हैं, मेटाबॉलिक प्रोसेस करते हैं, ठीक है, उसमें हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो रिएक्शन है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको बहुत अच्छे से समझना है इसको। तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन सेल के अंदर आपस में रिएक्ट करेंगे और इसके प्रोडक्ट बनेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। ये एनर्जी की वजह से ही क्या है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत यूज़फुल होती है। आइए इसकी केमिकल रिएक्शन देखते हैं। ये रहा ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। इसको रिएक्ट करवाया गया है ऑक्सीजन के साथ। कहाँ पर होता है ये, सेल में, ठीक है। और इसके प्रोडक्ट क्या बने, CO2 H2O प्लस एनर्जी। अब हम दोनों तरफ इसके एटम्स को काउंट कर लेते हैं। तो देखिए, कार्बन के कितने एटम हैं, 6, हाइड्रोजन के कितने एटम हैं, 12, और ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 6 + 2 8, ठीक है। अब हम प्रोडक्ट साइड में देखते हैं, कार्बन के कितने एटम हैं, 1, ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 2 + 1 3, और हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए, 2। तो अभी ये तो अनबैलेंस्ड है, हमें इसे क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सारे के सारे सब्सटेंस को क्या करना, बॉक्स के अंदर बंद कर देना। ये देखिए, मैंने सारे कंपाउंड को बॉक्स के अंदर बंद कर दिया है। अब हम काउंट कर लेते हैं, फिर हमें पता चलेगा कि शुरुआत कहाँ से करनी है, ठीक है। तो कार्बन के लेफ्ट में कितने एटम हैं, 6, राइट में 1, हाइड्रोजन के लेफ्ट में कितने एटम हैं, 12, और राइट में कितने हैं, 2, ऑक्सीजन के लेफ्ट में कितने एटम हैं, 8, और राइट में कितने हैं, 3। तो सबसे पहले हम कार्बन को यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो गया, 6 हो गए। तो यहाँ पर भी हमको 6 लिखना पड़ेगा। अब देखिए, कार्बन तो बैलेंस हो गया, लेकिन जो हमने यहाँ पर 6 लिखा उसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन है, ठीक है, यहाँ पर इसको स्किप करिए। देखिए ये कितने हो गए, 12 हो गए। यहाँ पर कितने हो गए, 12, और यहाँ पर पहले से कितना है, 1, मतलब 13 यहाँ पर है, 12 यहाँ पर है, +1 13 हो गए। कहाँ पर, राइट हैंड साइड में। तो हम यहाँ पर 3 को कट करके क्या लिख देंगे, 13, ठीक है। अब देखिए, कार्बन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन अभी क्या है, अनबैलेंस्ड है, और ऑक्सीजन भी अभी अनबैलेंस्ड है। लेकिन अभी ऑक्सीजन के लिए हमें बैलेंस करने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि ये 8 है, ये 13 है। तो सबसे इजी क्या करते हैं हम, अब हाइड्रोजन से शुरू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर 12 है, और हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 12, मतलब हाइड्रोजन भी क्या हो जाएंगे, बैलेंस हो जाएंगे,
ठीक है, समझ आया? तो ये देखिए मैंने हाइड्रोजन को 6 से मल्टीप्लाई करके इसको 12 कर दिया, ठीक है। तो हाइड्रोजन के यहाँ पर क्या लिखेंगे, 6 लिखेंगे, ठीक। एक बार फिर से लिख देता हूँ, ये देखिए 6 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हो गए, टोटल 12 हो गए, ठीक है ये। लेकिन इसके चक्कर में क्या हुआ, ऑक्सीजन भी कितने हो गए, 6। यहाँ पर ऑक्सीजन 6 हैं और यहाँ पर कितने हैं, 12। यहाँ पर 12 हैं ऑक्सीजन और यहाँ पर कितने हैं, 6 हैं। तो 12 + 6 कितना हो गया, 18। तो राइट हैंड साइड में अब हमें 13 को कट करके क्या लिखना पड़ेगा, 18 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने 13 को कट कर दिया और क्या लिख दिया, 18। अब आप देख सकते हैं कार्बन तो बैलेंस हो गया, हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। अब हमें ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, क्यों, क्योंकि वो लेफ्ट में 8 है और राइट में कितने हैं, 18 है। तो अब हमें यहाँ पर कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये क्या बन जाए, ये भी 18 बन जाए, ठीक है। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितने हो गए, 12, 12, ठीक है। और यहाँ पर पहले से कितने हैं, 6। तो ये हो जाएंगे अगर 12 और ये हो गए 6 तो कितना हो गया इनका सम, 18। तो ये दोनों तरफ क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। एक बार मैं और बताता हूँ कि यहाँ पर अगर मैं 6 लिख दूंगा तो ये हो जाएंगे 12 और 12 और 6 कितने हो गए, 18, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 6 तो ये कितने हो गए, 12, 12 + 6 कितना हो गया, 18। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 6, ठीक है। और ये कट करके हो गए 18। चलिए तो अब फाइनल इक्वेशन को हम लिख लेते हैं यहाँ पे, C6H12O6 gives 6CO2 plus 6H2O plus एनर्जी। अच्छा, एनसीईआरटी में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक्वस स्टेट देखने को मिलेगी, ठीक है। ये तो चलिए लिक्विड है, लेकिन आप ये तीनों की स्टेट चेक करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, वहाँ पे एक्वस लिखा हुआ मिलेगा। इसका रीज़न ये है क्योंकि ये सब रिएक्शंस कहाँ हो रही हैं, सेल के अंदर हो रही हैं, तो कुछ ना कुछ वहाँ पर वाटर भी अवेलेबल होगा, इसीलिए यहाँ पर हमने क्या लिखा है, एक्वस, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो एक बार इतने से पार्ट को दोबारा रिपीट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पेपर में आएगा ज़रूर। अब हम चलते हैं चेंज इन टेम्परेचर की सेकंड टाइप की इक्वेशन के ऊपर, ठीक है, जिसका नाम क्या है यहाँ पे, एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको पढ़ते हैं। दोज रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड आर नोन एज एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो मैंने अभी आपको ये एंडोथर्मिक में बताया कि ENTRY, एंट्री को ज़रूर याद रखें EN और EN से, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो हीट होगी वो क्या होगी, एब्जॉर्व होगी, तो हमें उसको याद रखना है, ठीक है, सॉरी, उसे हमें याद रखना है एंट्री से, ठीक है। ये डायग्राम को देखिए, यहाँ पर हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्व हो रही है, ठीक है। तो ये आपको डायग्राम से ही याद रखना है। कुछ कुछ चीज़ें क्या होती है, डायग्राम से जल्दी याद हो जाती है, तो आप इसको अच्छे से देखेंगे, आपको याद हो जाएगा। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा था, हीट वहाँ पर रिलीज हो रही थी, और एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या होगा, हीट एब्जॉर्व होगी। अब इसके भी मैं आपको 2 एग्जाम्पल करवाऊंगा और वो दोनों भी बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आपको उसको याद कर लेना है। तो इसका पहला एग्जाम्पल देखते हैं। थर्मल डीकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिजल्ट्स इन फॉर्मेशन ऑफ क्विकलाइन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए यहाँ पे
डीकम्पोजिशन होगा। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है? टूटना। और थर्मल डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि हमको यहाँ पर हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। किसको? कैल्शियम कार्बोनेट को। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट, ये हीट का साइन होता है, मैंने आपको लास्ट वाली क्लास में बताया था, अगर नहीं देखा है तो ज़रूर वहाँ जाकर देख लें, ठीक है। तो इसके प्रोडक्ट्स क्या बनेंगे? कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो मैंने क्या लिख दिया? वर्ड इक्वेशन लिख दी इसकी। और ये सारे के सारे क्या हैं? केमिकल नेम है। अगर मैं इनके कॉमन नेम लिखूँगा तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट को क्या बोलेंगे? लाइमस्टोन। और कैल्शियम ऑक्साइड को क्या बोलेंगे? क्विक लाइम। ये अभी आप पढ़ के आए हैं पीछे, ठीक है, तो याद हो जाना चाहिए। और बाकी धीरे धीरे याद करिए, इम्पॉर्टेंट है। अभी सेशन चालू हुआ है, टाइम है, आराम से हो जाएगा, लास्ट में नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे क्या हो गए? इनके केमिकल नेम। और ये क्या हो जाएंगे? कॉमन नेम। मैंने दोनों को कैसे लिख दिया है? बॉक्स के अंदर लिख दिया है ताकि आपको याद हो जाए, इम्पॉर्टेंट है। चलिए इसकी इक्वेशन को देख लेते हैं, बैलेंस है या नहीं है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हीट गिव्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए कैल्शियम का कितना एटम है? एक, ये रहा एक, दोनों तरफ इक्वल है। कार्बन का कितना एटम है? एक, तो कार्बन का कितना एटम है? एक। ऑक्सीजन के कितने एटम है बताइए? 3। और यहाँ पर 2 + 1 3, मतलब ऑक्सीजन भी 3 है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, ये जो रिएक्शन है, ये जो इक्वेशन है, ये बैलेंस्ड है। अब हम देखते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन का एग्जाम्पल नंबर 2, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। Plants utilizing the energy of the sun convert carbon dioxide and water into glucose and oxygen। यहाँ पर क्या होता है? प्लांट्स एनर्जी को, हीट एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। किसकी एनर्जी होती है? सन की एनर्जी होती है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जो रहता है उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। तो यहाँ पर जो प्लांट्स होते हैं वो सन की एनर्जी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं थ्रू क्लोरोफिल, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कन्वर्ट कर देते हैं किसमें? ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। ये सब आप आगे चल के बायो के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अभी समझना है अच्छे से, क्योंकि अगर आप अभी समझ गए तो वहाँ पर आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए इसकी वर्ड इक्वेशन देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में थ्रू क्लोरोफिल वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? ग्लूकोज और ऑक्सीजन में। अब हम देखते हैं इसकी केमिकल इक्वेशन को। CO2 + H2O, C6H12O6, H2O, O2। तो अभी हम इसके एटम को काउंट कर लेते हैं। देखिए कार्बन के कितने एटम हैं? 1। ऑक्सीजन का 2 यहाँ पर है, 1 यहाँ पर है, कितने हो गए? 3। और हाइड्रोजन के कितने एटम हो गए? 2। अब राइट हैंड साइड में देखते हैं, कार्बन के कितने एटम हो गए? 6। हाइड्रोजन के देखिए 12 + 2 14। और ऑक्सीजन के देखिए 6 + 2 कितने हो गए? 6 + 2 + 1, ये हो गए 9, ठीक है। तो साफ नज़र में आ रहा है कि ये अभी अनबैलेंस्ड है, तो हमें इसे क्या करना पड़ेगा? बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस के लिए सबसे पहले क्या करते हैं? जितने भी हमें कंपाउंड दिए रहते हैं उनको बॉक्स में बंद कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो कार्बन से स्टार्ट करते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड में 1 कार्बन है और राइट हैंड साइड में 6 है, तो ऑब्वियस ही बात है इसको हम 6 से मल्टीप्लाई करके 6 बना देंगे, और फिर हमको यहाँ पर भी 6 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए ये वाले कार्बन को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? 6, और यहाँ पर भी 6 लिख दिया। तो देखिए कार्बन और कार्बन क्या हो गए? दोनों तरफ इक्वल। अब देखिए कार्बन को इक्वल करने के चक्कर में क्या हुआ? बताइए क्या हुआ?
यहाँ पर कार्बन कितने हैं, ये तो 6 हैं, पर ऑक्सीजन कितने हो गए, यहाँ पर 12 और यहाँ पर 1 13। देखिए ऑक्सीजन कितने हैं, 12 और 1 13, तो यहाँ पे 13 ऑक्सीजन हो गए, 13 उसके एटम हो गए। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे 3 को कट करके क्या लिखेंगे, 13। आया समझ में? तो यहाँ पर मैंने 3 को कट करके 13 लिख दिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन को अब बैलेंस करना आसान तो नहीं है, क्योंकि लेफ़्ट में 13 है और राइट में 9 है। तो सबसे अच्छा हम हाइड्रोजन से शुरू करते हैं अब। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 14 है और यहाँ पर 2 है। अगर हम इसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 14 होके ये दोनों भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक, तो देखिए मैंने इसको 7 से मल्टीप्लाई किया, ये हो गए 14। तो अब हमको यहाँ पर भी 7 लिखना पड़ेगा। देखिए हाइड्रोजन तो अब इक्वल हो गए, लेकिन अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 12 ऑक्सीजन यहाँ पर है और यहाँ पर कितने हो गए, +7, तो कितने हो गए टोटल, 19। तो अब हम यहाँ 13 को कट करके क्या लिख देंगे, 19 लिख देंगे। तो ये देखिए 13 को मैंने कट किया और ये 19 लिख दिया। तो अब आप देख सकते हैं कार्बन दोनों तरफ इक्वल है, हाइड्रोजन भी दोनों तरफ इक्वल है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर 19 है और यहाँ पर 9 है। तो हम यहाँ पर क्या करें कि ये भी 19 बन जाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन के एटम है और यहाँ पर 1 है, तो ये दोनों कितने हो गए, 7, और यहाँ पर 2 है। अगर हम इसके आगे 6 लिख देते हैं तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 12 एटम हो जाएंगे और ये +13 और ये 19। ठीक है, एक बार मैं फिर बताता हूँ, अगर हम यहाँ पर 6 लिख देते हैं कोफिशिएंट में, ठीक है, मतलब 6 एक कोफिशिएंट है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे टोटल, ये 12 + 1 13 और 13 और 6 कितना हो गया, 19। मतलब ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक, तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, 6 लिख दिया, तो ये 9 को कट करके क्या लिख देंगे, 19 लिख देंगे। अब आप काउंट कर सकते हैं दोनों तरफ अच्छे से। देखिए कार्बन के 6 एटम लेफ्ट में हैं और 6 राइट में हैं। हाइड्रोजन के 14 एटम लेफ्ट में हैं, 14 एटम राइट में हैं। ऑक्सीजन के 19 एटम लेफ्ट में हैं और 19 राइट में हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये इक्वेशन क्या हो चुकी है, बैलेंस। और आपको ये पढ़ के ऐसा ज़रूर लगा होगा कि ये रेस्पिरेशन है। ठीक है, तो मेरा ये कहना है आप दोनों में से कोई एक रिएक्शन को लिखना सीख जाएंगे तो दूसरी में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, बिल्कुल उसका क्या है, उल्टा ही है। ठीक है, तो बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल याद करेंगे। और बैलेंस करने के बाद अब हम इसका फाइनल आंसर लिख लेते हैं। 6 CO2 गैस +7 H2O liquid gives sunlight by chlorophyll C6H12O6 aqueous plus H2O liquid plus 6O2 गैस। अब हम आज की क्लास की लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं जिसका नाम है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो सबसे पहले समझेंगे प्रेसिपिटेट क्या होता है। द इनसॉल्युबल सब्सटेंस फॉर्म्ड इज नोन एज प्रेसिपिटेट। मतलब अगर कोई भी रिएक्शन होती है वहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उसमें बीकर में या टेस्ट ट्यूब में अगर नीचे कोई सॉलिड इनसॉल्युबल सब्सटेंस जाकर जम जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेट। ठीक है, इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। व्हेन पोटेशियम आयोडाइड सोल्यूशन इज एडेड टू अ सोल्यूशन ऑफ लेड नाइट्रेट अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लेड आयोडाइड इज फॉर्म्ड। ठीक, तो ये हमको एक एग्जाम्पल दिया है, हम इसको आराम से फोटो से देख के समझते हैं। ठीक है, अभी आपको सिर्फ याद करना है इसको। चलिए, जब पोटेशियम आयोडाइड को
लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में मिलाते हैं तो यहाँ पर एक प्रेसिपिटेट बन के तैयार होता है। तो ये जो आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट दिख रहा है वो लेड आयोडाइड का है, ठीक है। और ये नीचे आके क्या होता है, बॉटम में जम जाता है क्योंकि ये इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है। तो आपको ये डायग्राम हेल्प करेगा ये वाली रिएक्शन को याद रखने के लिए। चलिए अब हम इसकी केमिकल इक्वेशन देखते हैं। ये देखिए, पोटेशियम आयोडाइड के सॉल्यूशन को हम मिला रहे हैं किसमें, लेड नाइट्रेट सॉल्यूशन में। तो ये इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, एक तो अपना ये है मेन प्रोडक्ट, क्या है, लेड आयोडाइड, ठीक। और ये रहा पोटेशियम नाइट्रेट, इसका प्रेसिपिटेट बनेगा येलो कलर का। चलिए तो देख लेते हैं कि इसकी जो केमिकल रिएक्शन है वो बैलेंस है या नहीं है। तो यहाँ पर पोटेशियम, आयोडीन, लेड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, जितने भी एलिमेंट हैं वो सबको मैंने लिख लिया है। पोटेशियम कितना है 1, आयोडीन कितना है 1, लेड कितना है 1, और नाइट्रोजन कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितने हो गए 6, ठीक है। ऐसे ही हम राइट में चेक कर लेंगे, पोटेशियम कितना है 1, नाइट्रोजन कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हो गए 3, लेड कितना हो गया 1, और आयोडीन कितने हो गए 2। तो ये अभी अनबैलेंस्ड है, हमें इसे क्या करना है, बैलेंस करना है। पोटेशियम अभी बैलेंस है, हम आयोडीन से शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है, तो इसमें हम 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इसको करने के पहले हमें इसको बॉक्स में बंद करना है। जब भी बैलेंस करेंगे सबसे पहले बॉक्स में बंद करेंगे सारे के सारे सब्सटेंस को। चलिए, आयोडीन को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आयोडीन दोनों तरफ इक्वल हो गए, तो हमको यहाँ पर भी 2 लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हुआ, आयोडीन को बैलेंस करने के चक्कर में पोटेशियम क्या हो गया, अनबैलेंस्ड हो गया। तो अब हमें पोटेशियम को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि आयोडीन को हम बैलेंस कर रहे थे, उसके चक्कर में पोटेशियम क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। तो यहाँ पर भी हम 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ये 2 हो गया। अब पोटेशियम यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करके हमें क्या बनाना पड़ेगा, 2। तो ये देखिए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये भी 2 हो गया। अब यहाँ पर इस बॉक्स के आगे भी हमको 2 लिखना पड़ेगा। अब ये 2 लिखने से क्या होगा, नाइट्रोजन कितने हो जाएंगे 2, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 6। तो चलिए, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ कहीं तो दिख नहीं रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें नाइट्रोजन में भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऑक्सीजन में भी 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए, नाइट्रोजन को मैंने पहले से 1 लिखा है, ऑक्सीजन को 3 लिखा है, तो इनको भी हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो गया 6। देखिए बैलेंस, देखिए इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या हो गया 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया 6। अब चेक कर लेते हैं, देखिए पोटेशियम 2 2, आयोडीन 2 2, लेड 1 1, नाइट्रोजन 2 2, ऑक्सीजन 6 6। तो अब ये जो इक्वेशन है ये बैलेंस हो गई है। और हम क्या करते हैं, लास्ट में पूरी की पूरी केमिकल इक्वेशन को अच्छे से आंसर में लिखते हैं। तो ये देखिए, इसको मैंने दोबारा से लिख दिया है, यहाँ पर ये बैलेंस हो चुका है। अब आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो जो पार्ट 3 होगा उसमें मैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन लेके आ रहा हूँ, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो, मेरा समझाया हुआ समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और मैं और वीडियोस को डालने की कोशिश करूँगा। और साथ साथ में इस चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चन प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सारे के सारे मैं अपलोड करूँगा धीरे के धीरे, ठीक है। लेकिन आप लोग ही
इसको बताएंगे कि मैं ठीक पढ़ा रहा हूँ या नहीं। अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं, अगर आपको थोड़ा सा भी इसमें पढ़ के यूज़फुल लग रहा है, नॉलेज मिल रही है, तो प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें। वही मेरा एक ज़रिया है आप लोगों तक पहुँचने का। ठीक है, बाय, गुड नाइट।